हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन को। इस चैप्टर का आज हमारा लेक्चर 3 है। अगर आप इससे पहले के लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, मतलब जो लोग रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल किस तरह है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट होता है हमारा ये टॉपिक कि भाई पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो अपना जो फूड वगैरह है, क्रॉपिंग वगैरह है, वो जो ग्रो करते हैं। तो जो फॉरेस्ट है उनमें वो क्या करते हैं, कुछ पेड़ों को काट के प्लेन एरिया निकालते हैं, ज़मीन निकालते हैं और फिर वहाँ पे वो अपना फार्मिंग वगैरह करते हैं। उसी को यहाँ पे बता रहा है कि भाई वो कुछ पेड़ काट के फॉरेस्ट में एक प्लेन लैंड तैयार करते हैं एंड देन उसमें फार्मिंग करते हैं। जो वहाँ पे आदमी लोग रहते हैं वो मोस्टली हंटिंग और फिशिंग के लिए जाते हैं, और जो लेडीज़ रहती हैं वो क्रॉप्स का ख्याल रखती हैं। तो मान लीजिए, अब देखिए जैसे हंटिंग और फिशिंग जो हो गया हमारा, ये इसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। मान लीजिए कभी आपको मिला शिकार, कभी नहीं मिला, तो इसलिए भाई वो अपना हंटिंग वंटिंग में जो करते हैं तो करते हैं। जो बाकी अगर इनको शिकार नहीं मिलता है उस समय ये जो वुमेन्स हैं, ये जो भी क्रॉप ग्रो करती हैं उससे अपने परिवार का पेट चलाती हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और है, ये बता रहा है कि मेनली वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बता रहा है टेपोइका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। ये 3 क्रॉप मेनली रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है, जो कि वहाँ की वुमेन करती हैं। अब जो भी वहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम है, मतलब ये क्रॉप वगैरह लगाने वाला जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो प्रैक्टिस करते हैं एक स्पेशल टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम जो कि है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब ये क्या है, तो ये हम आगे अभी देखते हैं डू यू नो के सेक्शन में कि भाई स्लैश और बर्न है क्या, जो वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ की वुमेन्स। तो देखिए इसमें ये क्या करते हैं, जैसे हमारा तो पहले तो पूरा फॉरेस्ट होता है, ठीक। अब ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट के एक हिस्से से पेड़ वगैरह, ये बुशेस वगैरह जो भी रहते हैं सबको छांट के उसको प्लेन एरिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब जो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस, जितने भी ट्रीज वगैरह उन सबको काट के वो एक प्लेन एरिया बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भी पेड़ पौधे रहते हैं जब वो उस वहाँ पे सूख जाते हैं तो वो उस पर आग लगा देते हैं, जिससे जो भी मतलब उन पेड़ पौधे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी सॉइल में, उसी लैंड में मिल जाते हैं। दीज आर देन बर्न विच रिलीजेज द न्यूट्रिएंट इनटू दिस सॉइल। उनके जो इनको जला दिया जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट रहता है वो पूरा अपना सॉइल में चला जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इस फील्ड में क्रॉप ग्रो करते हैं अपना। और नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब वो उस फील्ड में कुछ सालों तक अपना फार्मिंग वगैरह करते हैं। अब बार बार उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो जो भी सॉइल के हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ऐसा हो जाता है, मतलब जब उनको लगता है कि भाई इस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है, तब वो उस लैंड को छोड़ के कहीं और यही सेम चीज़ करते हैं, ठीक। अब ये इसमें क्या होगा, अब जितने दिन ये इस वाले लैंड को खाली छोड़े हैं उस टाइम में वहाँ पे यंग प्लांट्स आ जाएंगे। फिर बाद में जब देखेंगे कि भाई इसमें अच्छे खासे प्लांट आ गए हैं तो उधर वाले खेत को छोड़ के, उधर वाले लैंड को छोड़ के वापस में ये इसी में आगे अपना कल्टीवेशन करेंगे। इसी तरह इनका ये चलता रहता है। और ये जो प्रोसेस है एग्रीकल्चर की, इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, मतलब स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। तो ये अभी हम डू यू नो करके मैं फैक्ट देखे थे। अब चलिए आगे चलते हैं हम। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भी उनका स्टेपल फूड रहता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा वो लोग उगाते हैं, उसको कहते हैं कसावा, जो कि हम स्वीट पोटैटो को ही कहा जाता है। और ये मतलब पोटैटो लाइक होता है जो ग्राउंड के अंदर होता है, तो ठीक। अब ये आगे देखते हैं, अब वो लोग क्या क्या खाते हैं इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एक्सेक्स। वो जो चींटियाँ रहती हैं, क्वीन एंड्स रहती हैं, उनको भी खाते हैं, और जो उनके अंडे वगैरह रहते हैं उनको भी। और हाँ, ये लोग कुछ कैश क्रॉप्स लाइक भी मतलब उगाते हैं, मतलब जिनको बेच के इन्हें पैसे वगैरह मिलें, जो जैसे कि हमारा कॉफ़ी हो गया, मेज़, कोकोआ, ये सब भी ये लोग ग्रो करते हैं खुद के यूज़ के लिए भी। The rainforest provide a lot of wood for the houses. Some families live in thatched houses shaped like beehives. There are other large apartments like houses called meloka with a sleepy slanting roof. तो इसमें बता रहे कि वहाँ पे घर किस तरह होते हैं।
तो देखिए जो भी हमारा रेन फॉरेस्ट है उसमें एबेंडेंट अमाउंट ऑफ वुड अवेलेबल है, कई मतलब बहुत लकड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो उसको यूज़ करके कुछ लोग थैच्ड हाउस मतलब वो बीहीव्स लाइक मधुमक्खी के छत्ते के यहाँ पे कह रहा है उसके तरह के ये कुछ घर बनाते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा स्लोप दे के मतलब ये झाड़ी वगैरह रख के कच्चे घर में ही ज़्यादा स्लोप दे देते हैं पूरा ज़मीन तक और फिर बीच में अपना घर बनाते हैं। यहाँ पे बस बता रहे हैं कि भाई किस तरह के उनके घर रहते हैं। इनको मैलोका भी कहते हैं, जो मतलब ज़मीन से लेके ऊपर तक पूरा ये रूफ देते हैं अपने घरों में लकड़ी वगैरह को यूज़ करके। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all part of the rainforest accessible. तो इसमें कह रहा है कि पहले के ज़माने में 1970 के पहले भी जो भी लोग वहाँ अमेजोन बेसिन में रहते थे वो तो अलग तरीके से रहते थे। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है उनकी लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई जंगल के बीचों-बीच अगर आपको पहुँचना है, तो आपको अमेज़न रिवर का सहारा लेना पड़ता था। अमेज़न रिवर से वहाँ जाना पड़ता था। बट 1970 में एक ट्रांस अमेज़न हाईवे वहाँ बना दिया गया जिससे आप आसानी से मतलब रेन फॉरेस्ट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, घूम सकते हैं। फिर धीरे-धीरे वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट वगैरह की भी लैंडिंग आसानी से होने लगी और हम लोग ईज़िली अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ईज़िली एक्सेस करने लगे। अब वहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनको वहाँ से फिर हटाया भी गया मतलब अलग एरिया में जहाँ पे रहन-सहन का इलाका है, सिटीज़ वगैरह में भेजा गया, शिफ्ट किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, तो ये भी हम आगे बताएँगे। देखिए वो लोग क्या करते थे, वो स्लैश एंड बर्न वाली प्रोसेस यूज़ करते थे, ठीक? तो एक लैंड का टुकड़ा वो काटे देन दूसरा यूज़ करे। इसी तरह अब सब कर रहे थे। धीरे-धीरे वहाँ का जो फ़ॉरेस्ट है मतलब पेड़-पौधे हैं वो सब धीरे-धीरे कम हो रहे थे। डिफ़ॉरेस्टेशन बढ़ रहा था, सॉइल इरोज़न बढ़ रहा था इसलिए उनको शिफ्ट करना ज़रूरी था। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेडुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। वही चीज़ देखिए इसमें बता रहा है कि जो भी वहाँ के लोग थे वो अपना डेवलप करने के लिए भाई ज़्यादा लैंड करते, जो भी वो अपनी एक्टिविटीज़ करते थे अपनी डेवलपमेंट के लिए वो कहीं न कहीं हमारे रेन फॉरेस्ट को बायोलॉजिकली जो बना हुआ था रेन फॉरेस्ट उसको वो डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसको वो बर्बाद कर रहे थे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज़ बिन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसिन। इससे हमें ये पता चलने लगा कि भाई अमेज़न बेसिन में एक बहुत बड़ा एरिया लैंड फॉरेस्ट का डिसअपियर हो रहा है, काटे जा रहे हैं। वही चीज़ है भाई डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा था। You can see that this destruction of forest has a much wider rainforest. The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turns into the barren landscape. तो यहाँ पे यही चीज़ समझा रहे हैं देखिए, यहाँ इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए पहले हमारा किस तरह था, इस तरह फॉरेस्ट था, ठीक? ये जो लोग रहते थे वहाँ पे पॉपुलेशन थी वो क्या किए काट के भाई अपने यूज़ के लिए कल्टिवेटेड लैंड मतलब यूज़ करने लगे। मान लीजिए ये हिस्सा करे, फिर उसके बाद जब यहाँ पे कल्टीवेशन ख़त्म हो गए, यहाँ पे जब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए तो दूसरे एरिया में चले गए। तो ये जो हमारा बैरन लैंड था जब वहाँ बारिश होती है, बारिश तो वहाँ डेली होती थी, तो उसमें ये लैंड जो है वो बहता गया। अब यहाँ पे देखिए थिकनेस भी कम हो रही है धीरे धीरे। ओवरऑल वो पूरी मिट्टी वो पूरी जगह बर्बाद हो जा रही थी एक तरह से, इसलिए उन लोगों को वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मे बी रेन फॉरेस्ट इतना बचता ही नहीं और डिस्ट्रक्ट हो जाता। तो नेचर को ध्यान में रख के उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया था, ठीक? तो यहाँ से हमने अभी देख लिया भाई पीपल इन द रेन फॉरेस्ट। अब हम चलते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी से बना है, रिवर से बना है, वहाँ पे कैसे होती है लाइफ, ठीक? तो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है कहाँ पे, तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो ये जो है ये दो रिवर के द्वारा बनाया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। एक बार आपको हम मैप में दिखा देते हैं। देखिए ये है हमारा मैप इंडिया का और यहाँ पे है ये, एक मिनट, ये देखिए इधर से हमारी आ रही है गंगा नदी और इधर असम साइड से ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक? ये पूरा जितना भी एरिया आपको दिख रहा होगा ये पूरा है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई डिफरेंट रिवर्स जो हैं वो जा जाके गंगा रिवर में मिल रही हैं। ये सब क्या हैं, तो ये सब इस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, तो ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो जाके मेन रिवर में मिलती हैं। फिर एक बात और, अब देखिए ये जो भी हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है ये दोनों आपस में यहाँ पे आके यहाँ पे मिल जाती हैं एंड देन इधर
हमारे सुंदरबन डेल्टा से इधर बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है। ठीक, ये दोनों रिवर्स। तो ये हम देख ले गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को, ये कहाँ लाई करती हैं तो एक बार आपको दिखा देते हैं। तो 1 मिनट, यहाँ पे है ना, हाँ ये द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो भी हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो भी ये बेसिन है, ये कहाँ तक का है, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। ठीक, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का रिवर जो भी है, प्लेन है, बेसिन है, हाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो ये लाई करता है। ठीक, अब चलिए लौटते हैं अपने पीडीएफ में और देखते हैं आगे इसके बाद इस टॉपिक को। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोशी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। अब इसमें बता रहे हैं कि जो भी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के, ये आपस में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र में आपस में मिलती हैं, ड्रेन होती हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। कुछ यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज के नाम भी दिए हैं, जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोशी, ये हो गई गंगा की ट्रिब्यूटरीज और कुछ ब्रह्मपुत्र की हैं। ठीक, तो ये भी हम आपको ट्रिब्यूटरी दिखा दिए हैं। ये देखिए ये है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर का एक पिक्चर एनसीईआरटी में दिया था, तो वो हमें डाले हैं। ठीक, ये मैप तो हम आपको समझा ही चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।